दोस्तों आदावर जय, मैं अनीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। एनालिसिस है हिंद वॉइस का कि बिहार में अपने को स्थापित करने के बाद AIMIM के असदुद्दीन अवैसी अब यूपी और बंगाल में भी दाखिल होंगे, जिससे कि वहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज़ में एक बड़ी हलचल सी मची हुई। हालांकि असदुद्दीन अवैसी के ऊपर ये इल्ज़ाम लगता है कि वोट काटते हैं। किसका वोट काटते हैं? मुसलमानों का वोट काटते हैं। उन मुसलमानों का वोट काटते हैं जिनका कोई साथ नहीं देता है, तो अपना एक साथ तलाश कर रहे हैं। इस तरीके से बहुत पहले की बात देखें तो लालू प्रसाद यादव ने भी हम बना के हिंदू मुसलमानों यादव सब मिला के एक अपनी पार्टी खड़ी की थी। उसमें ही मुसलमानों ने दिल खोल के उनकी मदद की थी। जहाँ जहाँ हुआ है, मुलायम सिंह ने यूपी में साथ दिया। मुसलमान एक अम्ब्रेला चाहता है, एक छतरी चाहता है कि जो RSS का जो गलबा है, जो RSS उनके ऊपर हमला करती है, उससे कोई आदमी आके बचाव कर सके, उनकी बहू बेटियों का बचाव कर सके, उनके बच्चों का, नौजवानों को बचाव कर सके। तो जो उनको साथ होता है, जैसे कि एक अमर बेल होती है, जो भी पेड़ मिलता है उसके ऊपर वो चढ़ती चली जाती है। ये हो मुसलमानों का मानसिकता है। चूँकि मैं हूँ उसी संप्रदाय से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो मैं समझता हूँ कि मुसलमानों की मानसिकता क्या है। एक ज़माने में इंदिरा गांधी ने उनको ये सहारा दिया था, वो इंदिरा गांधी के साथ हो गए थे, पूरी तरीके से इंदिरा गांधी के साथ थे। इमरजेंसी में उनकी नसबंदी हुई और वो इंदिरा गांधी से कट गए, तो कई पार्टियों ने उनको हाथों हाथ लिया। इस तरीके से बढ़ता रहा। यहाँ तक कि बीजेपी ने भी कई सेल बनाए हैं, जैसे कि मुसलमानों के राष्ट्रीय मुस्लिम मंच बनाया है उन्होंने, और भी कई सेल बनाए हैं कि जिसमें मुसलमानों को वो इंक्लूड करना चाहते हैं और चाहते हैं कि पार्टी में हमारे आ जाए, लेकिन अभी रास्ता नहीं खुला है। उसी के ऊपर खबर है कि AIMI के जो प्रमुख है हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन अवैसी ने RSS को निशाना साधते हुए कहा है कि संविधान विरोधी RSS जो संविधान को अपना संविधान ही नहीं मानती है, भारत के संविधान को वो तारीफ करती है, तो दूसरी तरफ देश में हिंदू राज्य की स्थापित करने की बात भी करती है। अभी अक्सर मोहन भागवत संविधान की बात करते हैं, लेकिन वो संविधान मानते नहीं हैं। वो संविधान मानते हैं मनुस्मृति को। 1925 में जब इसकी स्थापना हुई थी, तो इन्होंने संविधान मनुस्मृति को माना था अपना, और तिरंगे की जगह भगवा माना था। ये कहते थे अगर तिरंगा है तो 3 रंग देश के लिए और बड़े खराब होते, अशुभ होते हैं। इन्होंने संविधान जलाया है 1945 में और 1947 में संविधान जलाया है, और राष्ट्रीय झंडे की बेहुरमती की है इन्होंने। अब वो ये कह रहे हैं कि संविधान हमारा जो है उसकी तारीफ करते हैं, दूसरी तरफ देश में हिंदू राज्य की स्थापना करना चाहते हैं। ये ओवैसी ने इल्ज़ाम लगाया, जो भारत में धर्मनिरपेक्ष अवधारणा के बिल्कुल खिलाफ है संविधान के मुताबिक। उन्होंने ये बात एक ट्वीट के जरिए कही, वहीं बिहार में जीते हुए विधायकों को संबोधित करते हुए ये बात उन्होंने कही थी। फिर इसके बाद उसका ट्वीट ही हुआ था। उन्होंने वहीं पे ये बात कही कि जो बंगाल में होने वाले अगले साल के विधानसभा चुनाव में पूरी ताकत के साथ वो ताल ठोक कर उतरेंगे, लफ्ज़ ताल ठोक कर कहा उन्होंने। और 2022 में यूपी में AIMIM का जलवा दिखाने की बात कही उन्होंने कहा यूपी में भी हम जलवा लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि दिखाएंगे। भारत में हिंदी बेल्ट में सियासत में दक्षिण के असदुद्दीन एक चुनौती बन के उतर रहे हैं। काफ़ी बिहार से उन्होंने बताया, एक बार में नहीं जीते, पहले उन्होंने महाराष्ट्र में चुनाव लड़े, महाराष्ट्र के बाद वो बिहार आए। बिहार में उन्होंने अपना वर्चस्व दिखा दिया कि हाँ वो कुछ कर सकते हैं, और वहीं से वो किंग मेकर कहलाने लगे थे कि अगर इनकी थोड़ी ज़्यादा सीटें आती या राष्ट्रीय जनता दल कुछ आगे बढ़ता है, कांग्रेस को जीत के आती, तो शायद ये उसको सपोर्ट के लिए असदुद्दीन अवैसी की AIMI ही आगे आती, ऐसा चर्चा होता था। अब जो एक्सपर्ट हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट, वो कहते हैं कि ओवैसी को अब हल्के में लेना एक बहुत भारी गलती और भारी पड़ सकता है
पॉलिटिकल पार्टी को। इस सच्चाई से इनकार नहीं किया जा सकता। वो चीज़ पहले 2014 में थी कि जब मोदी जी आए थे तो असदुद्दीन ओवैसी ने अपने कर्नाटका के बाहर पैर पसारना शुरू कर दी थी, जो अब तेलंगाना में उनका चला गया हैदराबाद। लेकिन अब उन्होंने इतने दिनों में अपनी इंडिविजुअल स्टैंडिंग बना ली और पॉलिटिकल पार्टी में ये नहीं कह सकते कौन कब तक किसका साथ देगा। तो अब असदुद्दीन ओवैसी अपने मजबूत पैरों के ऊपर खड़े हो गए हैं। सच्चाई से इनकार नहीं किया जा सकता है कि ओवैसी हिंदी बेल्ट में सियासत को एक नया मोड़ भी दे सकते हैं। उत्तर भारत यानी हिंदी बेल्ट की पार्टियां दक्षिण पंथी यानी बीजेपी और धर्मनिरपेक्ष पार्टियों में बटी हुई हैं दो तरफ, एक तो दक्षिण पंथी और एक सेकुलर में कांग्रेस वगैरह मानी जाती हैं सारी पार्टियां जो देशव्यापी हैं। चूँकि बीजेपी के मुस्लिम वोट मिलता नहीं है और धर्मनिरपेक्ष जो पार्टियां हैं वो उनको हिंदू वोट नहीं देता है, वहाँ मुस्लिम वोट नहीं मिलता है, यहाँ हिंदू वोट नहीं मिलता है। लेकिन एक बात है, मुस्लिम वोट अभी तक इन ब्लॉक नहीं पड़ता है। लेकिन उन्होंने बिहार में बीएसपी और रोष राष्ट्रीय लोक समता पार्टी जो थी उसके साथ मिलकर जब चुनाव लाए तो ये जो दोनों पार्टियां कभी न कभी बीजेपी से मिली रही थी, लेकिन उनके साथ उन्होंने लड़ा इलेक्शन, गठबंधन बनाया जिसको उन्होंने सुपर गठबंधन कहा था और वो 5 सीटें अपनी निकाल के, जबकि दोनों की कोई भी एक भी सीट नहीं आई है। इसकी कार्यशैली समझने की 2019 में जाना पड़ेगा आपको। महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव पर नजर डालना पड़ेगी, जहां के बहुजन आघाड़ी के साथ उन्होंने मिलकर चुनाव लड़ा था और पुणे 40 गांव और अकोला जैसी सीटों पर हारने के बावजूद भी अपनी एक छाप छोड़ी थी उन्होंने। वैसे ओवैसी मुसलमानों का वोट काटने वाला है, इस बात से खारिज नहीं किया जा सकता उन्हें। हाँ, ऐसा होता है बंगाल में, हालांकि बंगाल में भी हिंदी भाषी जो मुसलमान है वो 6% है और कुल जो मुसलमानों की आबादी है वो 30% है। कश्मीर के बाद सबसे ज़्यादा जो मुस्लिमों की आबादी है वो बंगाल, पश्चिमी बंगाल में है और हिंदी भाषी जो है वो 6% है। इसके ऊपर ओवैसी वहाँ पर दांव लगाएंगे। ओवैसी का जादू 6% पर चलता है कि नहीं चलता है, ये देखने वाली बात है। यूपी में जहां अब मुस्लिम लीग सिर्फ अब बची ही नहीं है कोई, वहां पर बीएसपी ने 99 मुस्लिम उम्मीदवार खड़े किए थे, जिसमें से 5 जीत कर आए थे। सपा ने 57 खड़े किए थे, जिसमें 70 सीट जीत के आए थे और कांग्रेस ने 22 खड़े किए थे, उसमें से 7 जीत के आए। मुसलमानों की बात कर रहे हैं, उसमें 7 जीत के आए थे। ऐसे में अगर ओवैसी के आने से इन कथित जो सेकुलर पार्टी है इनकी पोल खुलेगी। अगर मुसलमान वोट ओवैसी की तरफ ढुल गया, पर एक बात तो मानना पड़ेगी कि ओवैसी फैक्टर एक सच्चाई होता है, ये मानना पड़ेगी बात। हालांकि जब 2014 में आए तो बहुत हद तक ये भाजपा के समर्थक रहे होंगे, क्योंकि ऐसा कहा जाता था कि मोदी जी इनको लेके आए हैं सियासत में, वो आए। लेकिन मैं फिर बार बार कहूँगा कि राजनीति में न परमानेंट दोस्ती होती न परमानेंट दुश्मनी। यहाँ आके उन्होंने देखा हिंदी बेल्ट में जब चुनाव हुए कि मुसलमानों का कोई यहाँ पर सहारा नहीं है, और जो सहारा है वो इलेक्शन के टाइम पर उनसे मदद लेके उनको नकार देते हैं। उन्होंने ये चीज़ साबित की अपने भाषणों से, पार्लियामेंट में भाजपाइयों से, आरएसएस वालों से लड़के जब वो खड़े होते थे भाषण देने के लिए, तो जय श्री राम के नारे का जवाब अल्लाह अकबर से दे के उन्होंने ये चीज़ यहाँ पे सीखी कि दक्षिण पंथ जैसा हिसाब नहीं है कि जैसे दक्षिणी भारत में हिंदू मुसलमान में ज़्यादा फर्क नहीं माना जाता, यहाँ बहुत वर्टिकल डिवीजन है इसको। अब इस तरीके से कहा जा सकता है कि अगर वो पूरे दमखम के साथ आ गए तो वो किंग मेकर की भूमिका निभाएंगे, ज़रूर निभाएंगे, ये मेरा आकलन है। आगे जो होता है उसको मैं 100% सही नहीं कह सकता हूँ, ना मैं कोई इतना बड़ा विशेषज्ञ हूँ, लेकिन जो मेरा आकलन है ये चीज़ मालूम चलेगी बंगाल से, ये चीज़ मालूम चलेगी उसके बाद उत्तर प्रदेश से कि लोकसभा चुनाव में
इनका कितना वर्चस्व चलता है। इसी के साथ हम आपसे लेते विदा, अगले में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त है।